हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर को, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 विज्ञान के लिए साइंस कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, रिवीजन की तरह आपके लिए कार्य करेगी। तो टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से फॉलो करें, लिंक दिया गया है। शिक्षा फॉर नौकरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें सीटेट 2020 प्रिपरेशन के लिए। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर सीटेट का पेपर, जो हमने लिया है जुलाई 2019 के पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट पेपर रहेगा आप लोगों के लिए, जिससे आपकी एक अच्छी समझ बने, बेहतर पकड़ बने। साइंस कंटेंट सेक्शंस को हम स्टडी करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 1। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द मिल्क? दूध में निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन होता है, विटामिन सी, विटामिन ए। बी कहता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या फिर आयरन। सी बोलता है प्रोटीन, आयरन या विटामिन डी। और डी बोलता है प्रोटीन, कैल्शियम या विटामिन डी। बताया भाई दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपका। ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये भाई जुलाई 2019 का हम पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें साइंस के कंटेंट को आज हम इस सेशन में स्टडी करेंगे। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। देखिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। दूध में जो प्रोटीन्स पाया जाता है, कैल्शियम मौजूद होता है और विटामिन डी की भी उपस्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डील करते हैं। द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वॉन्स एज एंटीसेप्टिक इज। एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के घोल में इस्तेमाल की जाने वाली गैर धातु है। ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, बी ब्रोमीन, सी सल्फर या डी क्लोरीन। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जिसमें पूछा गया है कि एंटीसेप्टिक के रूप में बैंगनी कलर का कौन सा घोल लगाया जाता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम बोलते हैं आयोडीन। जो आयोडीन सोल्यूशन होता है ये बैंगनी रंग का घोल होता है, जो गैर धातु यानी कि नॉन मेटल होता है। मेटल नहीं है भाई, ये नॉन मेटल यूज्ड है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। और ये जो घाव पर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आयोडीन इस्तेमाल किया जाता है। और ये रिलीव करता है, जितने भी एंटीसेप्टिक की तरह एक तरीके से आपका काम करता है और आराम पहुंचाता है ये घाव पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा गया है, तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। जो एयर होती है, वायु होती है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए बोलता है एयर इज नॉट प्रेजेंट इन द सॉइल, एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। और ऑप्शन डी बोलता है एयर हैज वेट। तो कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट आपको बताना है। इस पे क्वेश्चन पे मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार बच्चे क्वेश्चन को गलत करते हैं। स्टूडेंट इनकरेक्ट लिखा है, हम करेक्ट लगा के आ जाते हैं। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो देखिए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर ए, एयर इज नॉट प्रेजेंट इन द सॉइल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सॉइल में एयर पाई जाती है। तो ये इनकरेक्ट हुआ, गलत ऑप्शन हुआ, क्योंकि वाटर साइकिल में भी सॉइल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, वायु जो है स्थान घेरती है, बिल्कुल सही है। एयर का एक भार होता है, वायु का एक भार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और एयर प्रेजेंट इन द सॉइल, और एयर जो है सॉइल में भी प्रेजेंट होती है। इन्होंने लिखा नॉट प्रेजेंट, सॉइल प्रेजेंट नहीं होती है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए एंड द फंक्शन इन द कॉलम बी? भाई कॉलम ए में क्या दिया है, ऑर्गन्स दिए गए हैं, ठीक है, उनको मैच करना है कॉलम ऑन द बी कि जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वो उनका क्या क्या फंक्शन होता है उसके साथ हमें मैच करना है। जो पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे अंग होते हैं उनकी जो वर्किंग होती है उसके साथ इसको करेक्ट मैच करना है। ए बी सी डी क्या करेक्ट ऑप्शन होगा ये बताना है। तो देखिए जो लीवर होता है उसके लिए हमें बताना है कि लीवर का फंक्शन क्या होता है। तो लीवर का फंक्शन होता है भाई इट रिलीजेज डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लीवर किससे मैच करेगा? हमारा लीवर मैच करेगा 4 ऑप्शन से। स्टमक का क्या कार्य होता है? स्टमक का कार्य होता है भाई वेयर प्रोटीन्स डाइजेशन स्टार्ट। जो स्टमक होती है वो किससे मिलेगी? ऑप्शन नंबर ए से मिलेगी। गॉल ब्लैडर का हमारा इस्तेमाल होता है वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड। और पैनक्रियाज का इस्तेमाल कहाँ होता है? पैनक्रियाज ऑप्शन नंबर हमारा किससे मिलेगी? थर्ड से मिलेगी। क्लियर अभी? ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। और लीवर जो है लार्ज ग्लैंड में कन्वर्ट होगा। ओके, यहाँ थोड़ा मार्किंग में गड़बड़ हो रहा है।
तो अब आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं। जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। लीवर का कार्य होता है फोर्थ के साथ मैच करेगा। फोर्थ यानी कि ये है, यहाँ पे 4 कॉलम दिए गए, ये फोर्थ है भाई, इसको आप करेक्ट कर लेना, और ये थर्ड है। तो लार्ज ग्लैंड जो है वो क्या है हमारे पास, लीवर है। स्टोमक हमारे किससे मिलेगी, बी जो मिलेगी वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स होता है, और सी गॉल ब्लेडर किससे मिलेगा, सी मिलेगा 2 से वेयर वाइल्ड जूस इज स्टोर्ड, और डी मिलेगा 1 से पैनक्रियास, डी मिलेगा थर्ड से जहां पैनक्रियाज रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉम्बिनेशन। तो लीवर देखिए लार्ज ग्लैंड है, सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो लीवर होता है। स्टोमक क्या है, जहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, दोबारा रिवाइज करा रहे हैं इसको। गॉल ब्लेडर क्या है, गॉल ब्लेडर में होता है जहाँ पर बाइल जूस जो होता है हमारा वो स्टोर्ड किया जाता है, वो गॉल ब्लेडर में होता है। पैनक्रियाज क्या होगा, रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि डी मैच करेगा ऑप्शन नंबर 3 से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू, कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ए बोलता है सेल ऑफ द टिश्यू हैव स्मॉलर स्ट्रक्चर, बी साइज ऑफ द सेल इज सेम इन वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, सी बोलता है ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, डी बोलता है ऑल सेल्स राउंड इन शेप्स। बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। ये बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है सेल्स के बारे में, कोशिकाओं के बारे में। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेल्स ऑफ ए टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सेल ऑफ ए टिश्यू जितने भी होते हैं उनके सबकी स्ट्रक्चर जो है एक जैसे होते हैं, और साइज ऑफ सेल इज सेम, जो साइज होता है वो भी सेल का सेम होता है और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। इज इनकरेक्टली, लेकिन डिफरेंट साइजेस में अरेंज होते हैं। क्लियर है। न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट नहीं होता है सेल्स में। ऑल सेल्स आर नॉट राउंड इन शेप, ये बोला गया, ये बोल रहे हैं ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे सेल्स शेप्स में राउंड नहीं होते हैं। ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता, सभी सेलों में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये कह रहे हैं ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और बी बोलते हैं साइज ऑफ सेल इज सेम इन वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं है भाई। सेल ऑफ ए साइज ऑफ ए सेल इज स्मॉल इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म इज इनकरेक्ट। ओके, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन क्या है, सेल ऑफ ए टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही हमारा क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने भी दिया बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, निम्नलिखित में से क्या प्रजनन के अपने तरीके से सही ढंग से मेल खाता है, कि कॉलम ए में दिया गया है, कॉलम बी के साथ आपको मैच करना है। इस तरीके के क्वेश्चन सी टेट में पूछे जाते हैं भाई, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ईस्ट की वर्किंग क्या है, ईस्ट से क्या मैच करेगा ये आपको बताना है। फिर पोटैटो से, देन देखिए ईस्ट आपका मैच करता है बडिंग से, यानी कि फर्स्ट वाला मैच करेगा फोर्थ से, और जो सेकेंड आता है पोटैटो, ये मैच करेगा आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसका। एल्गी यानी कि ऑप्शन सी मैच करेगा हमारा थर्ड से, यानी कि फ्रेगमेंटेशन से, और डी फंगी मैच करेगा हमारा सेकंड से, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन से। क्लियर हो गया भाई। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इनका क्या क्या प्रोसेस होता है ये हमें बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी दिया है, डी का मैच बिल्कुल सही है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो ईस्ट होती है उसमें क्या होती है, बडिंग का प्रोसेस होता है ईस्ट में, ठीक है। और टोमेटो जो होता है उसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। देन एल्गी में होता है फर्मेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, नॉट फर्मेंटेशन, दोनों ही टर्म्स डिफरेंट है। फ्रेगमेंटेशन होता है एल्गी में, और जो फंगी होती है उसमें क्या होता है भाई, स्पोर फॉर्मेशन होता है फंगी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार है, बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। कई बार हम अपने मैराथन सीरीज में इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है, जुलाई में ही पूछा गया है, जुलाई 2019, यानी कि पिछले साल के सी टेट में इस क्वेश्चन को रेज किया है हमने, मैराथन में भी इसको डिस्कस किया है। तो आपके इससे करेक्ट आंसर आना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी एसिट्रेन, सी मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड। तो देखिए करेक्ट आंसर है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जिनको हम बोलते हैं CFC। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसको साइंस मैराथन में, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और इसमें कंपोजिशन होता है कार्बन का, क्लोरीन का एंड फ्लोरीन का, जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में
हेल्प करता है। इसी की वजह से जो ओजोन लेयर है, ओजोन की जो परत है वो पतली होती जा रही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा सेट संचारी रोग का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया, स्वाइन फ्लू, बी टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो, सी डायबिटीज, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया, या डी एनीमिया, स्कर्वी, डायरिया या कॉलरा। करेक्ट आंसर बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग, कम्युनिकेबल जिसको डिजीज बोलते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है। करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा हमारे पास। देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी दिया है या बी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये होता है हमारे पास कम्युनिकेबल वाला, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड पोलियो। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए तो करेक्ट आंसर है। तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी होती है, जो ट्रांसफर हो जाती है एक पर्सन से, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होने वाली जो डिजीज होती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं। पोलियो भी जो है इनमें से एक कम्युनिकेबल डिजीज का एक एग्जांपल है, मलेरिया भी वही है, स्वाइन फ्लू भी एंड टाइफॉइड। और अभी जो चल रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कोविड-19 जो चल रहा है, ये भी क्या है, ट्रांसमिटेबल है। ये भी संचारी रोग में ही सम्मिलित हो गया है, जो रिसेंटली अभी चल रहा है। आप लोगों को पता होगा ये जो महामारी चल रही है इसका वैक्सीनेशन भी नहीं है, तो ये भी इसी का ही एक एग्जांपल हो गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंट्स स्ट्रिंग, डिस्कस कर चुके हैं भाई काफ़ी बार हम इस क्वेश्चन को। आपको सही आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। ए फॉर्मिक एसिड, बी ऑक्सैलिक एसिड, सी एसिटिक एसिड या डी एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयरली, यानी कि जुलाई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर बताएं भाई, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है चींटी के डंक में। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ये होता है फॉर्मिक एसिड जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। क्लियर है भाई, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल सही है। और इसमें इसका जो केमिकली इसको हम बोलते हैं सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी आप ध्यान रख लीजिए। इसको हम बोलते हैं सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड, इस नाम से भी इसको पूछा जा सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक तरीके से फॉर्मिक एसिड है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, निम्नलिखित में से किस सेट में केवल दूरी मापने की इकाई होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्यूबिट, लाइट ईयर या ईयर, बी क्यूबिट मीटर या लाइट ईयर, सी मीटर हर्ट्ज या क्यूबिट, या डी मीटर लाइट ईयर या हर्ट्ज। राइट आंसर बताएं क्या होगा। दूरी नापने के लिए कौन सी इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेट ऑफ इकाई बतानी है आपको, सेट ऑफ यूनिट्स बतानी है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो देखिए करेक्ट आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही है, ये होता है क्यूबिट मीटर और लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष, मीटर और घन जो है किसका मेजरमेंट करते हैं भाई, ये डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। ये यूनिट्स हैं डिस्टेंस की। मीटर आपको पता ही है, लाइट ईयर भी आपको पता ही है, डिस्टेंस नापने के काम में आती है हमारे जो लाइट ईयर होता है। और दूसरा क्यूबिट भी, यानी कि क्यूबिट लिखा है, इसको क्यूबिक बोलते हैं बेसिकली, तो घन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। एन ऑब्जेक्ट इज अ मूविंग linearly विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट if time represented along x-axis and then which of the following statement is correct। एक वस्तु एक समान वेग से एक रैखिक रूप में घूम रही है, यदि समय का एक्सिस अक्ष प्रतिनिधित्व करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, यानी कि जो टाइम है वो कौन से एक्सिस पे लिया गया है, एक्स एक्सिस पे लिया गया है टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of the motion will be straight line parallel to y, the velocity time graph of the motion will be straight line parallel to the x axis, the distance time graph of the motion will be straight line parallel to the x axis। बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमें करेक्ट आंसर देखना है। y एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है भाई, एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया गया और वाई एक्सिस पे क्या लिया गया है, वेलोसिटी लिया गया। तो v और t के बीच में ग्राफ दिया गया है, तो किस तरीके का ग्राफ बन के आएगा ये हमें बताना है। उसकी ग्राफ की लाइन क्या होगी ये हमें रिप्रेजेंट करना है। बताए क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी के लिए जाएंगे भाई हम, जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि कैसी लाइन आएगी भाई, अगर हम वेलोसिटी और टाइम में लेंगे, टाइम को एक्स एक्सिस पे लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो सी इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने भी सी ऑप्शन दिया बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है भाई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। प्रीवियसली अभी हमने प्रीवियस सेट में ही डिस्कस किया है इस तरीके का क्वेश्चन को। देखिए साइंस के जो मैराथन सीरीज है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने उसमें डाले हैं और हमने इसको डिस्कस भी किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 कोक होता है, बिटुमिन होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा या पैराफिन वैक्स होगा। करेक्ट आंसर बताएं कि पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है कि यानी कि जब पेट्रोलियम निकलता है तो उसके साथ साथ उसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, वो उत्पाद होते हैं, वो कौन कौन से नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो कोक होता है वो पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट नहीं है। बिटुमिन जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है क्रूड ऑयल से निकाल के, जब पेट्रोल निकालते हैं तो बिटुमिन भी निकलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी निकलता है और पैराफिन वैक्स भी निकलता है, लेकिन कोक नहीं निकलता है भाई। ठीक है, क्लियर है। तीनों के तीनों नीचे के बाई प्रोडक्ट है, कोक बाई प्रोडक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। 13 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए फंगी, बी हो गया राइजोबियम, सी होता है वायरस, या डी होता है एल्गी शेवॉल। प्रोड्यूस कर सकता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ध्यान रखिए जो प्रोड्यूस कर सकता है उसके बारे में बात हो रही है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी एल्गी शेवाल। ठीक है, ये ऐसा है जो प्रोड्यूस कर सकता है, एल्गी जो ऐसा ऑर्गेनिज्म है ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन को तैयार कर सकता है। और इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और यहाँ कौन है, एल्गी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हेल्प पॉलर बियर अडॉप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। निम्न में से कौन सी विशेषताएं ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंड में अनुकूल बनाने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए वाइट फर, लॉन्ग कर्व शार्प क्लॉज, फेट अंडर स्किन, बी बोलता है वाइट फर, फ्लैट फीट या लेयर्स ऑफ फर। ऑप्शन सी बोलता है स्मॉल स्ट्रॉन्ग स्मेल, फ्लैट फीट या लेयर ऑफ फर। डी बोलता है वाइट फर, फ्लैट फीट एंड फैट अंडर स्किन। डिस्कस कर चुके हैं मैराथन सीरीज में ये क्वेश्चन भी हम, तो आपकी तरफ से आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। जो लोग भी बने हुए हैं चैनल के साथ में, उन लोगों की तरफ से ये आंसर सही आना चाहिए। जिन लोगों को भी लिंक चाहिए वो टेलीग्राम में मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आई सेक्शन में मिल जाएंगे। आप जरूर से चेकआउट कीजिए 2020 साइंस स्पेशली पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने भी बोला वाइट फर, लॉन्ग कर्व्ड हेयर्स, लॉन्ग कर्व्ड शार्प जॉ या फैट अंडर स्किन जो होता है, ये किस में पाई जाती है, भालू में पाई जाती हैं, जो वाइट पोलर बियर होते हैं। इससे क्या होता है, ये अत्यधिक ठंड में भी अपना बचाव कर सकते हैं। रीज़न क्या है, जो कि देखिए जितने भी ये एक्सट्रीम कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके वाइट फर्स होते हैं, ये जो ठंडी हवाएं होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, स्नो से प्रोटेक्ट करते हैं। और थिक लेयर जो होती है फैट की, जो स्किन के नीचे फैट की एक परत होती है, तो ये इंसुलेटर का काम करती है और इनके बॉडी को गर्म रखने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आज हमने इस सेशन में डिस्कस किए हैं, जो जुलाई 2019 से लिए गए थे। आई होप आपको ये हेल्प करेंगे 2020 एग्जामिनेशन में। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो करें, वहाँ इस वीडियो का पीडीएफ आपको देखने के लिए मिलेगा। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें इसी तरीके के सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। थैंक यू वेरी मच।